Hello student, welcome back in the e-learning platform of JS College of Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. This lecture for BCom 4 SEM subject income tax. आज हम इसका नया टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। किसके तरीके की हाउस प्रॉपर्टी होती है और उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो इसका ये हम यहाँ पर देखने वाले एक एग्जाम्पल में भी समझने वाले हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा वहां पर मिल जाएगा। एग्जाम्पल को डाउनलोड कीजिए, पहले तो समझ लीजिए कि एसओपी क्या है, एलओपी क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसा होता है, किसका कैलकुलेशन किसके साथ करना है, ताकि आपको वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पर हमने लिख लिया टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कि हाउस प्रॉपर्टी के कितने टाइप होते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी के मेनली दो टाइप गिरते हैं। एक फर्स्ट आता है लेट आउट प्रॉपर्टी और सेकंड आता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी कैसी रहती है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये हमने दो चार जो वीडियो बनाए हैं वो लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर ही बनाए। लेट आउट का मीनिंग होता है किराए से देना। जो प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, किराए से देते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। और सेल्फ ऑक्युपाइड का मीनिंग होता है खुद के रहने के लिए। सेल्फ ऑक्युपाइड का मीनिंग होता है खुद के रहने के लिए। जो प्रॉपर्टी जो हाउस हम यूज कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन हम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप की प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। एक है लेट आउट प्रॉपर्टी और सेकंड है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ओके, लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या होता है, किराए से मिलता है। तो इसका कैलकुलेशन जब भी हम लेट आउट प्रॉपर्टी देते हैं तो उसका पर्पस क्या रहता है, उस बेसिस के उसके दो टाइप गिरते हैं। पहला टाइप है रेसिडेंशियल पर्पस और सेकंड टाइप है कमर्शियल पर्पस। अभी रेसिडेंशियल पर्पस का मीनिंग क्या होता है, जो प्रॉपर्टी हमने किसी को रहने के लिए दे दी उस प्रॉपर्टी को हम रेसिडेंशियल पर्पस कहते हैं। और कमर्शियल पर्पस क्या है, जो प्रॉपर्टी आप किसी कमर्शियल यूज के लिए दे रहे हैं। कमर्शियल यूज का मीनिंग क्या होता है, किसी को दुकान लगाने के लिए, किसी का बिजनेस सेटल करने के लिए। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी देते हैं या किसी को किराए मतलब कोचिंग चलाने के लिए अगर किराए पे देते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम कमर्शियल प्रॉपर्टी कहेंगे। उसका पर्पज हम कमर्शियल पर्पज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी के दो पर्पज हो गए, एक हो गया रेसिडेंशियल पर्पज और दूसरा हो गया कमर्शियल पर्पज। इन दोनों का भी हम कैलकुलेशन किसके अंदर करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम करते हैं। एचपी के अंदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। ओके, ये तो हो गया लेट आउट प्रॉपर्टी वाला। इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन रहता है। उसके हिसाब से हम यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या निकालते हैं, कितना टैक्सेबल है और कितना एग्जम्प्टेड है, ये यहाँ पर हम लेट आउट प्रॉपर्टी में निकालते हैं। देन दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है जिसका नाम है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है खुद के रहने के लिए जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं उसको कहते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के भी यहाँ पे दो टाइप गिरते हैं, एक है रेसिडेंशियल पर्पस और दूसरा है कमर्शियल पर्पस। अगर आप रेसिडेंशियल पर्पस पर अपना सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो आपके लिए वो क्या रहेंगी, फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगी। फुल्ली एग्जम्प्टेड का मीनिंग क्या है, खुद के लिए रहने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर आप हाउस लेते हैं तो एक हाउस आपके लिए माफ है, क्योंकि एक हाउस में आप रह सकते हो और जो हाउस में आप रहते हो वो आपके लिए क्या है, पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड है, उसको आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं रहती है। ओके, तो इसको कहते हैं हम रेसिडेंशियल पर्पस। तो ये क्या रहता है, फुल्ली एग्जम्प्टेड रहता है। तो कैसा रहेगा ये हम जब एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तब हम समझ लेंगे। दूसरा जो है कमर्शियल पर्पज है, इसका भी हम टैक्सेबल करते हैं। किसमें, इनकम बिजनेस एंड प्रोपोर्शन के केस में ये यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होता। इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन होता है मोस्टली किसका होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी का होता है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में एक ही प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जो भी हमारा नीली आ जाएगा या लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम उस प्रॉपर्टी आ जाएंगे, डिडक्शन मिलते हैं लेकिन आपके पास जीएवी कुछ भी नहीं रहता, वो जीरो हो जाता। तो उस केस में आप जो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, इसका मीनिंग फुल्ली एग्जम्प्टेड पकड़ते हैं, इसको यहाँ पर प्रॉफिट मिलने के चांसेस कोई भी नहीं है, क्योंकि ये आपने लेट आउट की ही नहीं, मतलब किराए से दी नहीं, तो आपको प्रॉफिट मिलेंगे क्या, उस घर में आप खुद रहते हो तो कोई आपको पैसे दे रहे क्या, नहीं दे रहे। तो इस प्रॉपर्टी को हम रेसिडेंशियल पर्पज कहते हैं और ये फुल्ली एग्जम्प्टेड रहती है।
और ये कमर्शियल पर्पज अगर आपको एग्जांपल में गिवन है कि सेल्फ ऑक्युपाइड में वो कमर्शियल पर्पज पर अपनी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, तो उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं रहता। जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होती, तो उसके लिए अलग से हेड बना दिया गया जिसका नाम है बिजनेस एंड प्रोपोर्शन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोपोर्शन। तो उसको हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा प्रोफार्मा कि इस टाइप क्या है, सेल्फ मतलब प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है, लेट आउट प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी क्या है। तो इसको हमने इस केस में बांट दिया। तो एक एग्जांपल के तौर से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो एग्जांपल सॉल्व करने से पहले एक ऐसा ढांचा बनाना है, ठीक है। इसमें आप ऊपर में नाम लिखे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर हरीश, हरीश का एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए हरीश। उसके बाद प्रीवियस ईयर हमारे पास 1920 है और असेसमेंट ईयर हमारे पास 2021 है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर एसओपी, एसओपी का मीनिंग है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, और एलओपी, एलओपी का मीनिंग है लेट आउट प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमने 2 कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया और 2 कॉलम में इसको बांट दिया। तो ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप भी अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। तो एग्जाम्पल में मिस्टर हरीश ओन 2 हाउस, उसके पास कितने हाउस है, 2 हाउस है। अगर आपके पास 2 हाउस होता तो एक हाउस पूरा एग्जम्प्टेड रहेगा और दूसरा हाउस आपका क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। तो कौन सा हाउस एग्जम्प्टेड रहता और कौन सा हाउस टैक्सेबल रहता, अगर वो क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं तो सिंपल जिसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्यादा आएगा, हायर आएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, एग्जम्प्टेड रहेगा, और जिसका वैल्यू हमेशा कम आएगा वो हमारा टैक्सेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाउस है, द पर्टिकुलर ऑफ द 2 हाउसेस फॉर द प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा, 1920। आप 1920 के हिसाब से ही लिखना, ठीक है। तो आर गिवन बिलो पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर में हाउस 1 एंड हाउस 2। तो यहाँ पे हाउस 1 हाउस 2 यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं हाउस 1 या हाउस 2, ठीक है। ये हाउस 1 सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, क्योंकि नीचे दिया है डेट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ द हाउस 31 मार्च 2000। यहाँ पे डेट चेंज कर देना 31 मार्च 2000, ठीक है, चलेगा। 31 मार्च 2011 लिखो, 12 लिखो, क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है क्या, ओके, इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन है, प्री कंस्ट्रक्शन नहीं, तो आप डेट वही रख देते तो अच्छा रहे, ठीक है। यूज फॉर हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड, तो पहला जो हाउस है हमने एसओपी लिखा और दूसरा हाउस जो है हमने एलओबी के केस में लिख दिया। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हैं तो 3 वैल्यू आपके ध्यान में हमेशा आनी चाहिए। वैसे तो 4 है पर 3 वैल्यू कौन से, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। उस बेस पे हम क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। तो चलो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी गिवन है, पहले इसकी तो आप 0 लिख दो, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड वाली है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता, नील रहता। तो यहाँ पे आप 0 लिख दो। यहाँ पे वैल्यू गिवन है फिर भी आप वापस 0 लिख दो। लेट आउट में गिवन है 60,000, 60,000। देन फेयर रेंट, इसका कंपेयर करते हैं हम फेयर रेंट से। फेयर रेंट हमारे पास गिवन है, टोटल है 35,000, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 90,000, 90। यहां से हम क्या करते हैं, कौन सी वैल्यू लेते हैं, विच एवर इज मोर, कितना आएगा 90,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। सेकंड, उसके बाद रेंट रिसीव्ड है, यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ पे गिवन है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट गिवन है। तीसरी जो वैल्यू हम लिखते हैं किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट तो इसका है 25,000, तो 0 आ जाएगा। इसका कितना है 65,000, ठीक है। तो इसमें से क्या लेंगे हम, विच एवर इज लेस, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 65,000, और इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, उसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा, जो हम विच एवर इज लेस वैल्यू यहाँ पर क्लियर कर, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। पहले म्युनिसिपल वैल्यू लिखते हैं, फिर फेयर रेंट लिखते हैं, उसमें से विच एवर इज मोर निकालते हैं, फिर स्टैंडर्ड रेंट लिखते हैं, तो इसमें से विच एवर इज लेस निकालते हैं, और टोटल वैल्यूएशन जिसको हम मिलते हैं तो उसको कहते हैं हम एक्सपेक्टेड रेंट।
देन उसके बाद है रेंट रिसीव्ड। तो ये खुद के लिए है, तो आपके पास रेंट रिसीव्ड होगा क्या? नहीं होगा। अगर आप ये हाउस यूज करते हैं खुद के लिए तो आपको रेंट नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे रेंट गिवन नहीं है रेंट रिसीव्ड में। और यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन गिवन है 1,20,000। यहाँ पे जो कैलकुलेशन गिवन है कितनी है? 1,20,000। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और कौन सी वैल्यू लेंगे? विच एवर इज मोर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,20,000। कितनी आ जाएगी? 1,20,000। देन इसमें से हम क्या करते हैं? म्युनिसिपल टैक्स को क्या करते हैं? लेस करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं। किसने पेड किया होना चाहिए? पेड बाय ओनर। अगर ओनर ने पेड किया होगा तो ही हम इसको लेस करेंगे, अदरवाइज लेस नहीं करेंगे। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड किसी का गिवन नहीं है, इसका मतलब समझना है किसने पेड किया? ओनर ने पेड किया। इसीलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8,000। तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 1,12,000। 1,12,000। इस वैल्यू को हम कहेंगे नेट एनुअल वैल्यू। इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? नेट एनुअल वैल्यू। चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया, दोनों भी प्रॉपर्टी का क्लियर हो गया। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पर कितनी आई? 0। यहाँ पर कितनी आई? 0। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू कितना आएगा? हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, क्यों 0 आए? क्योंकि ये हमारे लिए फ्री मतलब एग्जम्प्टेड होती है। इस प्रॉपर्टी की हमारी कोई भी इनकम नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा क्या लिखना है? 0। और यहाँ पे लेट आउट दिया है तो कितना आ जाएगा? 1,12,000। ओके, तो ये हो गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू। इसके बाद हम क्या करते हैं? डिडक्शन देते हैं। तो 2 तरीके के डिडक्शन हमारे पास मिलते हैं। कितने डिडक्शन मिलते हैं? 2 तरीके के डिडक्शन। सबसे पहला डिडक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड बी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड बी। पहला डिडक्शन हमें मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहला जो डिडक्शन रहता है वो कौन सा रहता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और दूसरा जो डिडक्शन रहता है कौन सा है? इंटरेस्ट पेड। इसमें 2 तरह का इंटरेस्ट आता है। तो अभी आप इतना ही समझ ले, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड आता है। तो कितना है? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट गिवन है कितना रहता है? तो जो भी हमारी नेट एनुअल वैल्यू रहेगी यहाँ पे 1,12,000 के कितने %? 30%। यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 1,12,000 के, यहाँ पे 1,12,000 के 30% अगर आप निकालते हैं तो 30% की वैल्यू हमारे पास निकालेंगे तो बन जाएगी 33,600। 33,600। और दूसरा हमारा जो ये है क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपका हाउस का ये मिलता है तो आपका इसका इंटरेस्ट अलाउ होता है। परचेस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एक्विजिशन हो गया, इस केस का इंटरेस्ट मतलब जो भी लोन आप लेंगे उसका लोन हमें क्या है? अलाउ है। तो यहाँ पे हम अलाउ लिख देंगे। तो कितना है इंटरेस्ट? यहाँ पे 30,000 है। यहाँ पे उसका डिडक्शन मिल जाएगा 30,000। यहाँ पे उसका डिडक्शन मिल जाएगा 30,000। और यहाँ पे कितना है? 40,000। यहाँ पे मिल गया 30,000, वहां पे मिल गया 40,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -30,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस कितना? 30,000। क्यों 30,000? क्योंकि ये माइनस वैल्यू है। ठीक है, इसका डिडक्शन क्यों मिल गया? तो मुझे बताओ, आपने हाउस बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया और लोन लेने के बाद उसकी किस्तों तो आप चुका रहे हैं। ठीक है, अगर उसकी किस्त आप चुका रहे और उसके दूसरे हाउस में अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो इस केस में आपको जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसका डिडक्शन इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो हाउस प्रॉपर्टी रहती है मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड वाली प्रॉपर्टी रहती है उसका भी डिडक्शन आपको यहाँ पे टोटली मिल जाता है। तो यहाँ पे टोटल करेंगे 1,12,000 में से लेस करेंगे 33,600 और 40,000 तो हमारे पास वैल्यू बचेंगी 38,400। टोटल वैल्यू बचेंगी
38,400 और ये हमारी प्लस में रहेगी। ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस। ठीक है, और दोनों में प्रॉफिट और लॉस मिलके जो भी हमारे पास बचेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एक तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट और लॉस हुआ तो लॉस। तो इसको कंपैरिजन करो, ये ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, टोटल इनकम है 38,400, लेस कर देंगे लॉस 30,000, टोटल इनकम हमारा मिल जाएगा 8,400। तो ये हो गई हमारे टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन। क्लियर है। सबसे पहले तो टाइप समझ लो, टाइप के हिसाब से आप कैलकुलेशन करो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी। इस केस में आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक एसओपी वाला और एलओपी वाला कैलकुलेशन। ओके, ठीक है।